स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की सहायता से हम एक अननोन कंपाउंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डाइंस के कंजुगेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो थर्ड ईयर में भी है तथा एमएससी सेमेस्टर थर्ड में भी है। हमें चार प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। मुख्य रूप से यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे वो है यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उससे पहले हम मालूम करें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द होता क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। द प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम देखें तो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग एटम और मॉलिक्यूल। हम किसी भी एटम और मॉलिक्यूल का सैंपल लेके उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं। वास्तव में स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज ए ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब और इमिटेड रेडिएशन बाय सैंपल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल पर लाइट को रेडिएट करते हैं तो आइदर लाइट एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, या उत्सर्जित होती है, इमिटेड होती है। उस जो इमिटेड और उत्सर्जित लाइट तथा जो फ्रीक्वेंसी की लाइट और वेवलेंथ जो लाइट की हमने प्रोड्यूस की है उसके बीच में हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड। मुख्य रूप से स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, which is an analytical technique which concerned with the measurement of absorption of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiations means present in universe. If we irradiate any sample in, in light, the electromagnetic radiation उसके ऊपर गिरते हैं। तो या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और कुछ पार्ट उसका इमिट करता है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करके हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो ये टेक्निक कहलाती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली emission spectroscopy, an analytical technique in which the emission is dispersed according to some property of the emission of a particle or radiation. An analytical technique in which emission is dispersed according to some property of the emission and the amount of dispersion is measured. जो इमिटेड रेडिएशंस हैं उनकी स्टडी करके स्पेक्ट्रम को ज्ञात करना कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। For example, mass spectroscopy is an example of emission spectroscopy. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जांपल यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी is also called electronic spectroscopy since it involves the promotion of electron sigma, pi or n electrons from the ground state to the higher energy state. It is very useful to measure the number of conjugated double bonds and also aromatic conjugation within the various molecules. It also distinguishes between conjugated and non-conjugated systems, alpha beta unsaturated carbonyl compounds from beta gamma analogues. So UV and visible spectroscopy is a very important spectroscopy. In UV spectroscopy, for the study of UV spectroscopy, first we study, हम सबसे पहले यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हम कुछ नियम हैं, लॉज हैं which govern the
विच गवर्न द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल, वो पढ़ने हमें हैं, जिसमें से दो लॉ इंपॉर्टेंट है, वो है लैम्बर्ट लॉ एंड बियर्ड लॉ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ, when a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to the intensity of the incident light। इसकी मैं हिंदी कर सकता हूं कि जब एक वर्णी प्रकाश को किसी सॉल्यूशन पर से गुजारा जाता है तो विलयन की थिकनेस के साथ विकिरण की तीव्रता में कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। When a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation, आपतित विकिरण की तीव्रता में कमी किसके साथ? विथ थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की थिकनेस के साथ जो कमी होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आप इसको मैथमेटिकल रूप में देखें तो लेट आई बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अपन जो इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी है आई, x be the thickness of the solution, then Lambert, according to Lambert law, minus dx upon di upon dx, sorry, minus di upon dx proportional to I. So minus di upon dx we can say, अगर proportional का चिन्ह हटाते हैं तो ki, integrate equation between I to I0 at x0, then we get I equal to I and x equal to 1, we get ln I upon I0 equal to minus kl, or if we remove ln then 2.303 log I upon I0 equal to minus kl, and log I upon I0 equal to minus k upon 2.303 l, where log I0 upon I equal to absorbance. We can say log I0 upon I absorbance, then and k upon 2.303 equal to E, absorption coefficient. Then this rule is A equal to absorption coefficient, also called epsilon. E is not correct, the epsilon. Then A equal to epsilon L. It is a Lambert law. According to Beer's law, when a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident light as well as the concentration of the solution. बियर्स ने लैम्बर्ट लॉ को केवल बढ़ाया थोड़ा सा, उसने कहा कि जो तीव्रता में कमी होती है वो केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती नहीं होती बल्कि विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। तो लैम्बर्ट बियर लॉ को हम कंबाइंड रूप से इस तरह कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कंबाइंड रूल है लैम्बर्ट बियर लॉ का, कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। Let I be the intensity of incident radiation, x be the thickness of the solution, c be the concentration of the solution, then minus di upon dx proportional to cl. It is Lambert-Beer law. And di minus di upon dx equal to k dash cl. Integrate, then we get ln I0 equal to minus k dash cl, 2.30 I0 upon I k cl, and similarly we get a equal to epsilon cl. This is Lambert-Beer law, or we can say it is Beer law. So these two rules से फॉलो करते हैं एब्जॉर्प्शन को। अब हम वापस आते हैं कि यूवी और विजिबल जो अपन पढ़ रहे हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। द यूवी रेडिएशन रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसमें यूवी रेडिएशंस जो हैं वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के अंदर आते हैं, एंड द विजिबल रेडिएशन रीजन extend from 400 nm to 800 nm. Near UV region 400 nm to 400 nm and far UV region below 200 nanometer. Far UV spectroscopy study under vacuum condition. The common solvent used for preparing sample to the analytical is either ethyl alcohol or hexane। ये अभी ज़्यादा उपयोग में नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं कि
जनरली यूवी रेडिएशंस जो है वो 200 से 400 तक, या 400 टू 800, 200 टू 800 नैनोमीटर तक अपने, 400 टू 800 नैनोमीटर इज विजिबल रीजन. सो इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में आता है. अब हम कहते हैं कि इन वास्तव में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है. व्हेन द लाइट, we can say, when the light radiations or radiations each fall on the sample, the electrons get excited. Sigma, pi, and pi star electrons get excited from lower energy state to higher energy state. So, in this excitation, various type of electronic transitions are possible. According to molecular orbital theory, when a molecule is excited by the absorption of energy, UV or visible light, its electrons are promoted from a bonding to an anti-bonding orbitals. बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. अब हम कहेंगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के मॉलिक्यूल्स में होते हैं. हम जानते हैं कि तीन प्रकार के बॉन्डिंग, सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके एसोसिएट सिग्मा और पाई के जुड़े हुए सिग्मा स्टार और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं. तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो मुख्य रूप से इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में होता है. The anti-bonding orbital which is associated with the excitation of sigma electron is called sigma star. With associated with pi is called pi star. When electron get excited from sigma to sigma star, then it is called sigma sigma star transition. If uh, if transition occurs between sigma to pi star, then it is called sigma pi star. Pi to sigma star, then pi sigma star, n to sigma star, pi to pi star, and n to pi star. In this transition, four transitions are important. First is sigma sigma star, pi pi star, n sigma star, and n pi star. Sigma pi dot sigma star and dot pi star transitions और दिए गए हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. सबसे पहले हम बात करें सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस. Sigma electron from orbital is excited to corresponding anti-bonding orbital sigma star. Then it is called sigma sigma star transition. The energy required is large for this transition. क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा ट्रांजिशन है ये. एनर्जी गैप, जो एनर्जी अपन कहें तो इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है. तो हायर एनर्जी के ट्रांजिशन के हमें उसमें चाहिए, हायर एनर्जी चाहिए. इसलिए ये for example, methane has CH bond only and undergoes sigma sigma transition and show absorbance maxima at 125 नैनोमीटर. अगर हायर एनर्जी लेवल के ट्रांजिशन हमें चाहिए तो हमें जो एब्जॉर्प्शन अकर होगा वो कम वेवलेंथ पे होगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ज़्यादा एनर्जी के ट्रांजिशन चाहिए, इसका मतलब हमें कम वेवलेंथ के ट्रांजिशन चाहिए. तो ये जनरली इसका एग्जांपल है मेथेन, जिसका की टेंशन इस पे होता है 125 नैनोमीटर. सिमिलरली पाई पाई स्टार ट्रांजिशन. Pi electron in a bonding orbital is excited to corresponding anti-bonding orbital pi star. Then it is called pi pi star transition. These pi pi star transitions, compound containing multiple bonds, double bond, triple bond, like alkene, alkyne, carbonyl, nitrile, aromatic compound, ये etc. undergo pi pi star transitions. For example, alkene generally absorb in the region 170 to 205 nanometer. This transition requires still lesser energy as compared to n sigma star transitions, and therefore absorption occur at longer wavelength. Third type of transition is
N sigma star transitions. Saturated compound containing atoms with lone pair of electron like oxygen, nitrogen, sulfur, and halogens are capable of N sigma star transitions. If any n electrons are present, then the transition possible. अगर n इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये n सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, और n इलेक्ट्रॉन हेटेरोएटम्स में होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. This transition usually requires less energy than sigma sigma star transition. सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हायर वेवलेंथ पे होते हैं उसकी तुलना में. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप with n sigma star peaks in UV region is small. 150 to 250 नैनोमीटर पे इनकी पीक प्राप्त होती है. एंड फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज n pi star transition. An electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbitals. Compound containing double bond involving heteroatoms, for example, carbonyl compounds, cyanide, nitrosyls, etc., undergo such transition. Means double bond and heteroatom both required. N pi star transitions require minimum energy and show absorption at lower wavelength, about 300 nanometer. 5 is sigma pi star transition and pi sigma star transitions are these electrons are forbidden transitions and are only theoretical possible, so we are not study both type of transitions. The n pi star electron transitions show absorption region above 200 nanometer which is accessible to UV visible spectrophotometer. The UV spectrum is only for a few broad of absorption. तो अभी हमने चार प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा. ये चार प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमें डिफरेंट प्रकार की पिक्स जो है यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है अलग अलग वेवलेंथ पर. उसको हम पढ़ेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सी टर्म्स यूवी एंड विजिबल में काम में आती है, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, उसके अलावा कौन कौन से इफेक्ट होते हैं. फिर वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूवी. अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के कम से कम हमारे 5 से 10 वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे. सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं इनको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इससे आगे वाले लेक्चर आपको आसानी से प्राप्त हो सकें और हमें आगे ये मालूम चले कि आप इनको देख रहे हैं या इनको देखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि हम आगे हमारे लेक्चर को और सुधार सकते हैं और इन लेक्चर्स में जो कमी है उसे हम बताया जाए. क्या कि मान लो मीडियम अगर हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ज़्यादा हिंदी यूज करना है या हमें और कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स कृपया अपना फीडबैक दें जिससे हमें मालूम चले कि हमारे इस लेक्चर्स में क्या कमी है. ओके, बाय.